नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास के अंतर्गत हम प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। शिक्षण की इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र की सफलता उसके सदस्यों की क्षमता और शक्तियों का विकास कर बुद्धि और मानसिक बल का आश्रय लेकर शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करके कार्य की योजना बनाने और सभी के सहयोग से उस योजना को क्रियान्वित करने में निहित होती है। तभी प्रजातंत्र एक सशक्त प्रजातंत्र बनता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का दायित्व होता है, तो इसके संदर्भ में उसको भी निम्न कार्य करने पड़ते हैं। तो पहला अपन कंटेंट लेंगे प्रधानाध्यापक के प्रमुख कार्य। प्रधानाध्यापक के कार्यों के अंतर्गत पहला कार्य हम लेते हैं नंबर 1, शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में अध्यापकों, छात्रों और अभिभावकों तथा समाज के सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है कि वो विद्यालय के अंदर समाज, अभिभावक एवं छात्र सभी को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरा उसका कार्य है इन नीतियों को कार्य रूप में बदलने के लिए सभी का सहयोग प्राप्त करना। जो भी नीति उस निर्धारित की गई है उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। अगला कार्य है अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। विद्यालय के अंदर जो शिक्षण से संबंधित कार्य होते हैं, तो अध्ययन और अध्यापन की जो कार्य है उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करना भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य है। अगला कार्य है विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं और शिक्षा के आदर्श तथा व्यवहार में समन्वय स्थापित करना। शिक्षा के जो विभिन्न शिक्षित क्रियाएं हैं तथा जो शिक्षा के आदर्श एवं व्यवहार है उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। अगला कार्य है उचित व्यक्ति को उचित कार्य में लगाना। ये उसका प्रमुख कार्य है कि जिस व्यक्ति का, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस क्षेत्र के अंदर जिस व्यक्ति का रुचि एवं क्षमता है, यदि वह कार्य उस व्यक्ति को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छी तरह से संपादित होगा। तो एक प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है कि उचित व्यक्ति को उचित कार्य में लगाए ताकि एक सकारात्मक परिणाम हमें मिल सके। अगला कार्य है शिक्षा कार्य की जटिलता को दूर कर उसे सरल बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य एक जटिल प्रक्रिया है। इस जटिल प्रोसेस को सुगम एवं सरल बनाने के लिए उससे संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर करना प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। अगला कार्य है कर्मचारियों में परस्पर विश्वास और आत्मविश्वास की भावना का विकास करना तथा उन्हें आवश्यक निर्देशन एवं सहयोग प्रदान करना। जो भी कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं उनके अंदर एक प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का पूर्ण रूप से संचार करना और उनके सहयोग और विश्वास को प्राप्त करना तथा साथ ही साथ उनको समय समय पर उचित निर्देशन एवं सहयोग प्रदान किया जाए ताकि जो भी कार्य किया जाए वो सकारात्मक रूप से अच्छा हो। अगला कार्य है मूल्यांकन को निरंतर प्रभावपूर्ण बनाना और अपनी सफलता का अनुमान लगाना। क्योंकि विद्यालय के अंदर जो भी शैक्षिक कार्य किए जाते हैं, शैक्षिक क्रियाओं का एंड में उसका अच्छा मूल्यांकन होना भी ज़रूरी है। यदि मूल्यांकन की क्रिया को प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जाएगा और अपनी सफलता का अनुमान नहीं लगाया जाएगा तो कितना भी अच्छी योजना क्यों न बनाई जाए उसका कार्य रूप में परिणित नहीं होगी। तो एक प्रधानाध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है कि जो भी क्रियाकलाप विद्यालय के अंदर संपादित हुए हैं उसका उचित मूल्यांकन किया जाए। इसमें मूल्यांकन में केवल बालक एवं बालिकाओं का मूल्यांकन ही समाहित नहीं है, बल्कि उसको जो सहयोग प्रदान किया जाता है उसमें सभी, चाहे कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सभी का उचित मूल्यांकन करके उनको उचित फीडबैक देना भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। अगला कार्य है अध्यापकों को प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना। प्रशिक्षण विधियों के सुधार के लिए अध्यापकों को सदैव प्रेरित करते रहना। क्योंकि शिक्षण के अंदर आप और हम जानते हैं कि नित्य नया नवाचार होता है, तो
तो ऐसे नित नया नवाचार एवं इनोवेशन में शिक्षक टीचिंग से संबंधित जो भी रिसर्च हो रहे हैं उन अनुसंधानों के लिए शिक्षकों को उचित अवसर प्रदान करना है। विद्यालय के अंदर या बाहर जहाँ पर भी कोई शिक्षक संगोष्ठियाँ हो रही है, सेमिनार्स हो रही है, वाक और भाषण से संबंधित गतिविधियां हो रही है, कार्यशालाएं हो रही है, ऐसी कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय के स्टाफ को प्रेरित करना चाहिए ताकि उनका शैक्षिक रूप से विकास हो सके। ये भी प्रधान अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। और अंतिम प्रधान अध्यापक का कार्य है अध्यापक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन करना। इससे भी जो स्टाफ कार्य कर रहा है वो प्रोत्साहित होगा और निरंतर रुचि के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से एक प्रधान अध्यापक के प्रमुख कार्यों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया। हमारा दूसरा कंटेंट है प्रधान अध्यापक के प्रमुख दायित्व यानी कि उत्तरदायित्व। एक प्रधान अध्यापक को किन किन दायित्वों का पूर्ण रूप से भलीभांति पूर्ण उसका निर्वहन करना चाहिए, उन दायित्वों के ऊपर भी हम अपनी दृष्टि को डालेंगे। इसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक का प्रथम दायित्व है शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में अध्यापकों, छात्रों, समाज के अन्य सदस्यों और अभिभावकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भी शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्धारण किया गया है, यदि उन नीतियों के निर्धारण में अध्यापक, छात्र, अभिभावक एवं समाज के अन्य व्यक्तियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होगा। प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है कि वह शैक्षिक नीतियों का निर्धारण कर सहकारिता से हमारा तात्पर्य है मिलजुल करके कार्य करना। तो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करे जिससे छात्र, अध्यापक, समाज के सदस्य तथा अभिभावक शैक्षिक समस्याओं को समझ सके, वह सामूहिक निर्णय को मानने और उस पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो सके। तो ये प्रधान अध्यापक का प्रथम दायित्व था। उसका दूसरा प्रमुख दायित्व है नीतियों के क्रियान्वयन में अध्यापकों, छात्रों और सभी लोगों के सहयोग को प्राप्त करना। जो भी नीतियाँ बनाई गई है उन नीतियों के क्रियान्वयन में चाहे अध्यापक हो, छात्र हो या समाज के अन्य लोग हो, उनको उन नीतियों के क्रियान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करना। प्रधान अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं निर्धारित नीतियों के अनुसार कार्य करे। जो नीतियाँ बनाई गई है स्वयं उनका अनुसरण करे एक प्रधान अध्यापक और अध्यापकों से कार्य कराए। यदि प्रधान अध्यापक उन नीतियों का स्वयं अनुकरण करेगा तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति भी प्रोत्साहित होकर के उनका अनुकरण करेंगे। अध्यापकों को सभी प्रकार की सुविधाएं देकर उनके कार्य को सरल बनाएं जिससे वे शिक्षा क्रम को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए वह उचित वातावरण का निर्माण करे। उचित वातावरण को तैयार करने में भी प्रधान अध्यापक की प्रमुख भूमिका होती है। जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने में लग जाते हैं तब प्रशासक अथवा संचालन का काम उनके कार्यों को समन्वित और संगठित करना मात्र ही रह जाता है। शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक तभी हो सकता है जब प्रधान अध्यापक प्रशासक के रूप में पर्यवेक्षण का तात्पर्य होता है सुपरविजन, उस पर्यवेक्षण का दायित्व अपने ऊपर ले, निर्धारित नीति के अनुसार उचित समय पर कार्रवाई प्रारंभ कर दे, सभी का पूरा सहयोग ले तथा आवश्यकता पड़ने पर क्रियान्वयन में पथ प्रदर्शन के रूप में भी सहायता प्रदान करे। यदि प्रधानाध्यापक अपनी पैनी नज़र के द्वारा, अच्छे सुपरविजन के द्वारा सभी का सहयोग प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से उसका सभी को पूर्ण रूप से अच्छा लाभ प्राप्त होगा और विद्यालय का विकास उचित दिशा में होगा। अगला दायित्व है प्रधान अध्यापक का शिक्षण विधियों में संशोधन लाना। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कार्य को सरल, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक ही रटी रटाई यदि शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से छात्र शिक्षण के प्रति इंटरेस्ट प्रकट नहीं करेंगे। तो एक प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि शिक्षण कार्य को निरंतर रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण विधियों में भी समय समय पर संशोधन करना आवश्यक है। प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक अपने सहयोगी अध्यापकों के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को विकसित करे, क्योंकि कोई भी कार्य यदि शिक्षण कार्य प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से किया जाता है तो वो ज्ञान ज़्यादा समय तक स्थायी एवं टिकाऊ रहता है। और विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करे कि सभी अध्यापक मिलजुल कर शिक्षण विधियों में सुधार लाने की चेष्टा करें। ये भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख
दायित्व है। प्रधानाध्यापक का अगला दायित्व है शिक्षोपयोगी सामग्री को संगठित करना, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी उपयोगी सामग्री है उसको संगठित करते हुए पुस्तकालय हो या प्रयोगशाला, विद्यालय फर्नीचर हो या खेलकूद का सामान, सभी शिक्षोपयोगी सामग्री का क्रय का उत्तरदायित्व होना चाहिए। सहयोगी अध्यापकों का पर क्रय का ही नहीं, उसको उपयोग करने और रख रखाव का दायित्व भी अध्यापकों को सौंप देना चाहिए। यदि कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से विद्यालय के अंदर जो भी शिक्षोपयोगी सामग्री है उसका पूर्ण रूप से उपयोग होगा और बालकों को उसका लाभ मिलेगा। अगला उत्तरदायित्व है परीक्षा तथा मूल्यांकन का कार्य। छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी सहयोगी अध्यापकों को उसका पूरा सहयोग मिल सके। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण कर उसको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसके छात्रों की क्या क्या कमजोरियां रही, यानी कि परीक्षा के अंदर मूल्यांकन के द्वारा ये जानना चाहिए अंत में कि उनकी क्या कमजोरियां रही बालकों के अंदर, ताकि उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, यानी कि निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। उनको पाठ्य पुस्तक वस्तु को सीखने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ और किस सीमा तक रही है, उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है। अगला और अंतिम उत्तरदायित्व है अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए कल्याण का कार्य करना, क्योंकि प्रधानाध्यापक संपूर्ण विद्यालय चक्र का एक नेता होता है, लीडर होता है। तो एक इस लीडरशिप के गुण में सब साथी जो भी कर्मचारी हैं वो उसके नेतृत्व के गुणों का अनुसरण करते हैं। तो एक प्रधानाध्यापक यदि समय समय पर अपने स्टाफ के एवं कर्मचारियों के कल्याण के हित के बारे में भी सोचता है तो निश्चित रूप से स्टाफ की भावना भी प्रधानाध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पित रूप से होती है। प्रधानाध्यापक अपने साथियों, सहयोगियों और अनुगामियों का नेता होता है। सफल नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि ये लोग किस सीमा तक संतुष्ट और प्रसन्न है, इसलिए प्रधानाध्यापक को उनके हितों की चिंता भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने प्रधानाध्यापक के कार्य एवं उत्तरदायित्व के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों, अगली क्लास के अंदर हम प्रधानाध्यापक की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।